नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 के रन की। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जो मोदी विरोधी मोर्चा गठन हुआ है, अब वो टूट फूट के रूप से अब निकलता हुआ दिख रहा है और एक आकार ले रहा है। एंटी मोदी मोर्चा के लिए दिल्ली से गुड न्यूज आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता लगभग पूरा हो चुका है, जिसका औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। अब दिल्ली की 7 सीटों पर 4 और 3 का फॉर्मूला हुआ है, यानी कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा हरियाणा में भी केजरीवाल की पार्टी के लिए कांग्रेस 1 सीट देने जा रही है और बदले में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को देगी। यहां पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में कांग्रेस ने आपका साथ दिया था और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी जो सीट शेयरिंग हुई है, इसमें 2 सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। एक है भरूच की सीट, दूसरी है भावनगर की सीट। अब आम आदमी पार्टी इन दोनों सीटों पर गुजरात में अपने कैंडिडेट उतारेगी, जबकि बाकी 24 सीटों पर कांग्रेस अकेले अपने प्रत्याशी को उतारेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई बात नहीं बन पाई है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर फिलहाल दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब सब बातें क्लियर हो चुकी है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली में इस वक्त हालात हैं और दिल्ली में किसके पास कितनी सीटें गई हैं। आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, नई दिल्ली सीट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट, वेस्ट दिल्ली सीट और साउथ दिल्ली की सीट। वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस के खाते में कौन सी सीटें आई हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है या और साथ में चांदनी चौक है। अब मजे की बात यह है कि यहां पर जो पूर्वी दिल्ली है, अरविंदर सिंह लवली पिछली बार यानी 2019 में यहां चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे बीजेपी से और एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर से चुनाव में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जो साझेदारी हुई है, वहां पर एसपी के खाते में 63 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं। 7 दिल्ली की हमने बताया, कांग्रेस के खाते में 3 है और आम आदमी पार्टी के 4 हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जा रही हैं और साथ ही यहां पर शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी शरद, उन्हें 16 सीटें मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर लगभग महाराष्ट्र का, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का जो इंडी अलायंस का जो गठबंधन है लगभग तय हो चुका है। और साथ ही साथ जो टूट फूट की खबरें आ रही थी, उसके बाद अच्छी खबर आई है इंडी गठबंधन के लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी का जो 7 मिला है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं इस वक्त राहुल गांधी के न्याय यात्रा को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा भी देगा। वहीं अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर आए हैं, अब देखना है कि क्या ये बीजेपी की जो विजय रथ है, 2014 से लगातार 7 सीटों पर बीजेपी जो जीत हासिल कर रही है, उस वोट शेयर बढ़ाने के साथ साथ क्या उसको वो रोक पाएंगे। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अब ये देखना है कि शिवसेना का आधा हिस्सा, यानी कि जिसको शिवसेना असली माना गया, रियल माना गया, वो तो अब शिंदे गुट के साथ हैं। उसी तरह से एनसीपी में भी टूट के बाद अजीत पवार अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या यहां पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपनी सीटों को ला पाती है, देखना होगा। अब गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए जिन 2 सीटों को छोड़ने का फैसला किया है, उसमें एक भरूच और दूसरा भावनगर का सीट है। लेकिन बताया तो यह जा रहा है कि भरूच सीट को लेकर पेंच फंस सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल के परिवार के ओर से भरूच सीट को लेकर ऐतराज जताया गया है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा है कि हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का दिल टूट जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस भरूच की सीट छोड़ेगी। ये पॉलिटिक्स है, हर मिनट चीज़ बदल सकती है, तो तभी मैंने कहा कि हम आखिरी बॉल तक का इंतज़ार करते हैं। बातें चल रही हैं और आज हमें ये भी खबर मिली, आज भी और कल भी, कि राहुल जी नहीं चाहते कि भरूच की सीट, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भरूच के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो राहुल जी नहीं चाहते, बल्कि हमारे एआईसीसी से भी हमारा जितना नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि भरूच सीट कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अलायंस में दे दे। पर आम आदमी पार्टी काफ़ी वक्त से चाह रही है कि अलायंस में ये मिले, तो इस बात पे चर्चा जारी है। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। और असल में आम आदमी पार्टी का कहना है कि भरूच सीट पर कांग्रेस 35 साल से नहीं जीत पाई है और इसे लोकसभा सीट के इलाके में जो 7 असेंबली सीटें आती हैं, उनमें से एक पर आम आदमी पार्टी का विधायक भी है, इसलिए यह सीट उसे मिलनी चाहिए। लेकिन
अहमद पटेल के बेटे ने तो बागी तेवर अपना लिए हैं और पटेल का कहना है कि भरूच पर कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत है। आम आदमी पार्टी भरूच में सिर्फ एक असेंबली एरिया तक ही सीमित है, इसीलिए यह सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भरूच के कांग्रेस नेता और अहमद पटेल के परिवार के लोग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करेंगे। गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि अलायंस बीजेपी को हराने के लिए ये अलायंस पैन इंडिया में ज़रूरी है। मैं बस कहना चाहता हूं कि अगर ये अलायंस भरूच डिस्ट्रिक्ट में हो तो कांग्रेस की विनेबिलिटी ज़्यादा है और कांग्रेस ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो अलायंस में जीत सकती है। ये बात आम आदमी पार्टी को भी समझ जानी चाहिए कि अगर उनका असली मकसद है कि हम ये सीट जीतें तो ये कांग्रेस को सीट दे देनी चाहिए। मेरे जो पार्टी वर्कर्स हैं, हमारे कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स हैं, ये इनकी सेंटिमेंट्स हैं। हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे अगर गठबंधन हो, और इसी वजह से मैं भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो जैसे कि आपने सुना कि यहां पर अहमद पटेल के परिवार की ओर से कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी गई है कि भरूच की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को ना दी जाए, क्योंकि ये परंपरागत तौर पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो ये सीट एक बार फिर से किसी कांग्रेस कैंडिडेट को जाना चाहिए। वहीं अगर आप देखें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि मोदी का जो विजय रथ है वो किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो वोट शेयरिंग आप देखिए कि 2014 से लेकर 2019 तक लगातार 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा रखा है और वोट परसेंटेज बीजेपी का करीब 57% चला जाता है। 18% के करीब आप है, 22% यानी 23% के करीब यहां पर कांग्रेस जाती है। तो अगर दोनों को अगर मिला भी देते हैं तो भी आप सोचिए कि दोनों को मिला भी दिया जाए तो ऐसे में भी जो परसेंटेज है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वो 40 से 41 तक ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है वो तो 55 से ऊपर करीब 57% बीजेपी को मिला है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करते हैं, नई दिल्ली जो सीट है यहां से मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की थी और इस सीट पर एक बार फिर से यहां पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से दावा किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साथ ही वेस्ट दिल्ली और साथ ही साउथ दिल्ली। अब साउथ दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां शायद लगता है, क्योंकि अजय माकन पिछली बार लड़े थे लेकिन वो हार गए, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए सीट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि क्योंकि वहां से सौरभ भारद्वाज जाते हैं, वहां से उनके जो बड़े नेता हैं, साथ ही अतिशी भी इसके पास के इलाके से आती है, तो एक बार फिर से वहां पर दाव लगाया जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक इसलिए भी अहम हो जाता है, यहां से कपिल सिब्बल जीत चुके हैं, हालांकि हारे भी हैं उसके बाद, लेकिन ये सीट जो है कांग्रेस के काफी करीब, यानी कांग्रेस के गढ़ रहा है और एक बार फिर से शायद कोशिश है कि एक बार चांदनी चौक सीट पर फिर से उनकी कोशिश होगी कि वो दांव खेले। अब शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि शोएब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। 17 सीटें खाते में गए हैं कांग्रेस के, उसमें से मुरादाबाद एक ऐसी सीट थी शायद कांग्रेस ने सोचा था कि वो सीट उनको मिलेगी, क्योंकि 2009 में वहां पर जीत हासिल की थी अजहरुद्दीन ने। फिलहाल आपको क्या माहौल लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी ऊर्जा आ गई है जब से ये सीट शेयरिंग हो गई है, क्योंकि यात्रा तो बदलते हमने देख लिया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब से गठबंधन तय हुआ है और अब ये तय हो गया है कि 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, यकीनन कार्यकर्ताओं में एक जोश है। जहां तक मुरादाबाद सीट की आपने बात की तो 2019 में यकीनन समाजवादी पार्टी यहां से जीती, एस्टेशन यहां से सांसद है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस ने 2009 में ज़रूर जीती थी और 14 में इसको बीजेपी ने जीता था। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि शायद मुरादाबाद उनको मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में ये बात तय कर चल रही है जिन सीटों पर उनके सांसद है, जहां पर वो जीती थी, वो सीट वहां वो नहीं देने वाली थी। इसीलिए हमने देखा कि चाहे संभल हो या फिर मुरादाबाद हो या फिर रामपुर की भी बात करते हैं, तमाम सीटें जो 2019 में जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने अपने पास रखी है। इसके अलावा ऐसी सीटें, चाहे वो अमरोहा की बात करते हैं वो कांग्रेस को दी है, सहारनपुर की बात करें या फिर दूसरी जो सीटें हैं जिन पर 17 जो सीटें हैं उनको कांग्रेस को दिया गया है। अमरोहा से ये खबर है कि आज जो दानिश अली है यहाँ से जो सांसद है वो शामिल हो गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हालांकि आज क्या वो ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या नहीं ये भी देखना होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यात्रा को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक बार बता तो देते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सभी 80 सीटों पर अब इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से शुरू होने वाली है। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत मुरादाबाद से हो रही है। मस्जिद चौराहे से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की बात सामने आई है। अब यूपी में पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी की यहां पर आप शामिल होने जा रही है। आज यात्रा में प्रियंका शामिल हो रही हैं, तो कल एसपी के चीफ अखिलेश यादव भी आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने किया है आफ्टर सीट शेयरिंग होने के बाद।
अब राहुल गांधी की यात्रा आज मुरादाबाद से होते हुए अमरोहा पहुंचेगी, इसके बाद संभल और फिर रात तक बुलंदशहर पहुंचेगी और कल संभल से दोबारा यात्रा शुरू होगी, जो फिर से अलीगढ़ होते हुए हाथरस लोकसभा सीट को कवर करते हुए आगरा जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि आगरा में अखिलेश यादव की जो यात्रा है उसमें वो शामिल हो जाएंगे और इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज 42वां दिन है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल 25 तारीख को संभल से शुरुआत होगी, संभल, अलीगढ़, हाथरस और बाद में हम आगरा पहुँचेंगे, जहाँ हम उम्मीद करते हैं अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। आगरा से हम धौलपुर जाएंगे और कल शाम को करीब 5 बजे हम धौलपुर पहुंचेंगे। तो यहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दूसरे चरण का आगाज जिस मुरादाबाद लोकसभा सीट से हो रहा है, वहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या आप समझ लीजिए 45% से ज्यादा है। 2019 के चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने 58,000 से ज्यादा वोटों के जरिए जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी ने इस सीट पर भी कमल खिला दिया था। 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी के कुंवर सर्वेश 87,504 वोटों से जीते थे, लेकिन 2019 में यह मामला पलट गया था। और बड़ी बात यह कि 2019 में ध्यान रखिएगा, जो चुनाव लड़ा गया था उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ मिलकर लड़े थे। 2014 में सब अलग अलग चुनाव लड़े थे और यही वजह था कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो एक मुश्त एक पार्टी के खाते में, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट को एक साथ दिया गया था। अब शोएब से सीधी बात करते हैं। शोएब, अब जो हालात थे 2019 की अगर बात करते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में थे, तो उनका जो वोट बैंक है ट्रांसफर होता हुआ नजर आता है मुस्लिम इलाकों में। यहां पर क्या लगता है, क्योंकि जब राहुल गांधी अब आगे जाएंगे अमरोहा, उसके बाद संभल, ये वो सीट हैं जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, और साथ ही साथ जब आगे नीचे आते हैं, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, आगरा में तो जीत हासिल भी की थी 2009 में कांग्रेस ने। क्या उम्मीदें लगती है कि दोनों पार्टी आने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो एक मुश्त होकर इस गठबंधन के साथ जाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक तो एक साथ आ सकता है। इसको लेकर तो राजनीतिक जो दल है वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। लेकिन आप जिस तरह से जो बात कह रहे हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उसकी वजह से, क्योंकि 15 सीटों तक जीतने में गठबंधन कामयाब हुआ था, और अभी हम देखते हैं कि उससे पहले 2014 में तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। कुछ सीटें खासतौर पर, चाहे अमरोहा हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, इन सीटों पर आप देखेंगे जहां बसपा के जो कैंडिडेट है 2019 में जीते थे, वहां मुस्लिम और जो मुस्लिम वोट था समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो आया था, और जो दलित वोट था बसपा के जो पक्ष में आया था, एक तरीके से दोनों मिले थे, तब वहां जीत हासिल की थी। अब अलग अलग है, तो एक चुनौती जरूर इस गठबंधन को अभी भी रहेगी कि बसपा का साथ ना आना यकीनन उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले एक साथ आ गई हो। यहाँ मुरादाबाद और संभल की अगर हम बात करते हैं, भले ही 19 में यहाँ समाजवादी पार्टी जीती हो, या रामपुर में भी 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में आप देखिए कि रामपुर में वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। 14 में मुरादाबाद और संभल दोनों जगह पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो एक स्थिति ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि 2019 की तरह मुस्लिम बेल्ट में भी एक तरफा मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी इतनी आसानी से दे देगी गठबंधन को। हालांकि सबसे मजबूत जो इलाका है गठबंधन के लिए वो यही है, मुरादाबाद, संभल, और इधर आप पश्चिमी यूपी चले जाए सहारनपुर और दूसरी जगहों पर। लेकिन खासतौर पर जो संभल, अमरोहा और ये जो इलाका है रामपुर और मुरादाबाद, तो इन जगहों पर जरूर ये कोशिश है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि ये 4-5 जो सीटें हैं इनको अपने पक्ष में किसी भी तरह से कर लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर संभावना तलाशने की कोशिश गठबंधन कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि सबसे मजबूत देश में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें लाने के जो चांसेस राजनीतिक जानकारों को भी लग रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को है, कि बीजेपी यहाँ से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीट लाएगी। तो ऐसे में कितनी सीटों पर रोकने में ये गठबंधन भाजपा को कामयाब रहता है, एक तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और बसपा के बिना कितना आगे तक चैलेंज वो फेस कर पाता है ये गठबंधन, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस पर भी लगातार बात हो रही है। हम गणित की बात कर रहे हैं, जान जरूर लगाई जा रही है आखिरी दिनों में, और भारत जोड़ो न्याय। अच्छा शोएब, जैसे कि अब बता रहे हैं मुरादाबाद का आपने जिक्र किया, जहां पर करीब करीब आप सोचिए ना कि
45% मुस्लिम आबादी है। उसी तरह से अमरोहा की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी अमरोहा में भी करीब 37% से ज्यादा मुस्लिम आबादी के लोग हैं। दानिश अली जीते थे वहां पर, इस बार वो बसपा के साथ नहीं है, पार्टी से निकल चुके हैं। बसपा के वोट आएंगे नहीं, यानी कि दलित जो वोट हम कहते हैं वो नहीं ट्रांसफर होंगे। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर आते हैं तो 37% के करीब जो मुस्लिम वोट है, क्या वहां पर जीत का ट्रम्प कार्ड बन सकता है यहां पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये सीट उनके खाते में गई है? देखिए, ये 2-3 सीटों का जो जिक्र मैंने किया, चाहे बिजनौर हो, सहारनपुर हो, अमरोहा हो, इन सीटों पर हमेशा से हमने देखा है कि अगर मुस्लिम और दलित जो वोटर है वो एक साथ आते हैं तो आसानी से क्लीन स्वीप कर जाती है कोई भी पार्टी, और ये बसपा के लिए आसान होता है। सहारनपुर में हमने देखा कि पिछली बार इमरान मसूद वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन जो वहां पर फजलुर रहमान जीते वो मुस्लिम और दलित इस तरह से जो वोटर है एक साथ आए और आसानी से वो चुनाव जीत गए। मुस्लिम वोट हालांकि बटे भी थे इमरान मसूद के साथ, लेकिन जो दलितों का जो वोट है यकीनन वो महत्वपूर्ण भूमिका इन सीटों पर निभाता है। बिजनौर में भी यही स्थिति है, वहां पर मलूक नागर जब जीते थे तो अभी ये सिचुएशन है वहां भी कि मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आते हैं तो वहां भी एक तरीके से जो चीजें हैं वो उसके पक्ष में हो जाती है। अमरोहा में भी यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कुछ जगहों पर मजबूती मिलेगी, लेकिन 35% वोटों से जीत हासिल नहीं होती। अगर मुस्लिम वोटर के सहारे ही इन सीटों पर ये कोशिश करेगी पार्टियां कि सिर्फ जीत जाएंगे मुरादाबाद, रामपुर या संभल, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2014 में और 2014 में हमने मुरादाबाद और संभल को देखा है कि बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में दूसरे वोट भी चाहिए होंगे आपको अगर बीजेपी इस शोएब, हम आगे और भी बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर है जो यहाँ पर इंडी गठबंधन के हक में जा सकता है, और साथ ही साथ बीजेपी के लिए क्या चुनौती है, या फिर बीजेपी की जमीन इन इलाकों में मजबूत है जहां से इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है।